जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे कि महिलाओं का जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है यानी कि क्षैतिज आरक्षण है वो आखिरकार क्या होता है और वर्टिकल और क्षैतिज आरक्षण में अंतर क्या होता है, कौन कौन से कैंडिडेट होते हैं, किस कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं जिनको वर्टिकल आरक्षण मिलता है और किस कैटेगरी के कैंडिडेट को लंबवत आरक्षण के अनुरूप रखा जाता है। ठीक है, बात करेंगे इस वीडियो में कि जो महिलाएं रनिंग वगैरह कर रही हैं तो अभी भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं, तो कितने सेफ स्कोर पे वो लोग रनिंग करना चाहिए, क्योंकि देखो रिजल्ट का जो है वो क्लियर देखो हो जाएगा अक्टूबर के लास्ट तक। ठीक है, और देखने में ये भी आ रहा है कि बहुत जल्द आप लोगों की आंसर की भी दे दी जाएगी। अगर आंसर की नहीं भी दी जाती है तो हो सकता है रिजल्ट पहले भी घोषित हो सकता है, लेकिन वैसे अभी तक हुआ तो नहीं है ऐसा यूपी पुलिस में। लेकिन इस बार देखने में यही लग रहा है कि एक दोनों को एक साथ दे दी जाए। ठीक है, फाइनल आंसर की को दे दी जाए तो उसके तुरंत एक दो दिन बाद आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, तो इसलिए फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा, क्योंकि डीबीपीएसटी भी बहुत जल्द करवाया जाएगा दीपावली की छुट्टी के बाद। जैसे ही छुट्टी खत्म होगी आप लोगों की डीबीपीएसटी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है, और रही बात तैयारियों की, तो तैयारियां देखो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं लंबवत आरक्षण के बारे में। देखिए, जनरल कैटेगरी को छोड़ दें तो कौन कौन सी कैटेगरी बचती हैं जिनको लंबवत आरक्षण के अनुरूप रखा जाता है, तो अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि एससी कैंडिडेट होते हैं, इनका परसेंटेज जो है वो 21% होता है। ठीक है, 21% आरक्षण लेके ये लंबवत यानी कि वर्टिकल आरक्षण में ये काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आयु सीमा में भी छूट दी जाती है इनको 5 साल की। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, 2% इनको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तीसरा है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, ये 27% लेके लंबवत आरक्षण के अनुरूप गिने जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस जो अभी शुरू हुआ था, तो 10% इनका आरक्षण। तो ये जितने भी ये कैटेगरी के लोग हैं ये आपके इसमें लंबवत आरक्षण में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब क्षैतिज आरक्षण क्या होता है? क्षैतिज आरक्षण में कौन कौन से लोग आएंगे? देखिए, क्षैतिज आरक्षण में आएंगे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित लोग, भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड्स केवल पुरुष में। ठीक है, और महिला आरक्षण। ठीक है, इनका परसेंटेज कितना है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 2% है, भूतपूर्व सैनिक का 5, होमगार्ड्स केवल पुरुष में 5% और महिला का ऑलरेडी 20%। तो ये सभी लोग हॉरिजॉन्टल आरक्षण में गिने जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि वर्टिकल आरक्षण यानी कि लंबवत आरक्षण में कैसे काउंट किया जाता है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यदि लंबवत आरक्षण श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट होते हैं, तो और जो कैटेगरी बची हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी मेल कैंडिडेट में, तो अगर उनके नंबर जनरल से ऊपर होते हैं या फिर उनके समान होते हैं तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है फिर वो अपनी कैटेगरी में ना रह के, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, तो वो जनरल कैटेगरी में फाइट कर जाएगा। ठीक है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा। भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा छूट आदि का उपभोग किया हो, भले ही उसने आरक्षण का दावा किया हो और डीबीपीएसटी में अपने आरक्षण से जो भी संबंधित है वो अपना अपना डॉक्यूमेंट्स उसने शो किया हो, लेकिन तब भी उसको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ये वर्टिकल आरक्षण के अनुरूप मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट जो है, यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप ईडब्ल्यूएस का भी प्रमाण पत्र लेके पहुंच जाओ और ओबीसी का भी पहुंच जाओ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही माना जाएगा, चाहे तो ओबीसी का आप दिखाइएगा, चाहे ईडब्ल्यूएस का, चाहे एससी का, चाहे एसटी का। ठीक है, जनरल को छोड़ के, जो उसके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, इसमें बताया गया। तीसरा जो मेन पॉइंट है हॉरिजॉन्टल आरक्षण को लेके, खासकर ये अभी बताया हूं मैं कि भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा ये। ठीक है, मृतक आश्रितों को मिलेगा और महिलाओं को मिलेगा 20% में। तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जाएगा। ये मेन पॉइंट है। ठीक है, खासकर महिलाएं इस पर ध्यान दें कि जिस श्रेणी की आप होंगे, चाहे वो जनरल में हो, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो आपको उसी श्रेणी में काउंट किया जाएगा, भले ही आपने
जनरल के बराबर नंबर लाएं या फिर उससे कम लाएं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लड़कियों की कॉमन कट ऑफ के बारे में। देखिए 41,520 में आप लोग देखें इस चीज़ को कि फिजिकल के लिए कॉमन कट ऑफ लगा दी गई थी, लेकिन 49,568 में कट ऑफ का फिजिकल के लिए खासकर महिलाओं का कोई जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लेना। आप लोगों की कॉमन कट ऑफ नहीं लगेगी, आप लोगों की कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ लगेगी। ठीक है, और जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी वो भी कैटेगरी वाइज लगेगी, और फाइनल कट ऑफ भी आपकी कैटेगरी वाइज लगने वाली है। ठीक है, परेशान मत होइएगा। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि आप लोगों का खासकर महिलाओं का सेफ स्कोर। मैं हमेशा बताया हूँ आप लोगों को कि किसी भी जो कैटेगरीज हैं महिलाओं की, जनरल है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में, मैंने सबका सेफ स्कोर ये बताया था पहले कि अगर आप लोगों के इतने हैं नंबर और इससे ऊपर हैं तो अच्छी बात है, अगर इससे 10-5 नंबर भी कम है तो आपको रनिंग कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो बहुत सारी महिला कैंडिडेट के अभी भी सवाल आते हैं कि आखिरकार कितना सेफ स्कोर हमारा होना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए, अगर जनरल कैंडिडेट हैं आप लोग महिलाओं में, तो अगर आप लोगों के 165 170 से भी नंबर अगर हैं, इतने नंबर हैं अगर आप लोगों के, इससे ऊपर हैं, अच्छी बात है, जनरल की ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोगों को रनिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, अगर जो लोग अभी भी बैठे हुए हैं सोच रही हैं, तो मैं तो उनके लिए फिर से बता दूं कि अगर आपके 165-70 तक नंबर भी हैं जनरल में तो आप लोग जरूर कर लेना। ठीक है, और हालांकि कर भी रही हैं महिलाएं, बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे संपर्क में भी हैं, जो जिनको मैं देख भी रहा हूँ, वो अपनी तैयारी कर भी रही हैं। ठीक है, दूसरी बता दूं, अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों की बात कर लूँ, तो अगर जिनके 160 से 165 तक नंबर भी अगर थे, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जनरल कैंडिडेट के मैंने भी पहले भी बताया था, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी बताया था कि अगर 160 तक भी नंबर हैं तो आपको बिल्कुल तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, और अगर अभी भी अगर आपको लग रहा हो तो अभी भी मौका है आपके पास, अगर 160 तक भी नंबर हैं, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है, इसमें नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, परेशान मत हो। एससी और एसटी की बात अगर कर लूँ, तो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता दूं कि जिसके अगर 150 से भी कम है, अगर 125, 130, 140 तक भी नंबर हैं एससी कैंडिडेट में, 140 तक, 135 ऐसे भी नंबर हैं, तो अपना तैयारी जरूर कर लेना। अगर नहीं भी कर रही हैं तो एसटी के लिए मैंने बताया था कि अगर आपके 120 तक भी नंबर हैं तो जरूर अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, तो ऐसी इसी अराउंड में आप लोगों की कट ऑफ भी रहने वाली है, खासकर महिलाओं की। तो मैं उनके लिए फिर से बता दूं कि आप लोग अपनी देखो तैयारी कर लो अच्छी तरह से। मेन फोकस आपका फिजिकल पे ही होना चाहिए। ठीक है, रिजल्ट वगैरह आपका आ जाएगा जल्दी। ठीक है, आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आरक्षण के बारे में बता दिया है कि कौन से कैंडिडेट वर्टिकल आरक्षण में रखे जाते हैं, कौन से कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल में रखे जाते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसने कैसा नंबर ला रहा है, खासकर ये वर्टिकल आरक्षण में होता है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, कॉमन कट ऑफ की बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है, अगर लग भी जाएगी तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे 41,520 में लगी हुई थी, तो ऐसा नहीं है कि जिसके नंबर कम थे तो उसको ना बुलाया गया हो। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जब हुई थी तो जिसके उस अराउंड में नंबर आ रहे थे तो उसको बुला लिया गया था। ठीक है, परेशान मत हो। आप लोगों का मेन फोकस है, खासकर महिलाओं की मैं बता दूं, वो है आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पे। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से करते रहो आप लोग। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, डीबीपीएसटी के लिए फिर समय नहीं मिलेगा, इससे अच्छा है कि अभी कर लो तैयारी। ठीक है, जिसकी अगर दौड़ में दिक्कत है तो वो दोनों टाइम लगा लो एक आध हफ्ते, इसके बाद जब रिदम आ जाए तो एक टाइम अपना टाइम लगा के जरूर लगाते रहो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।